द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो के आगाज में आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। नाज़रीन गिरामी, तारीख बड़ी सफाक होती है। इसकी सफाकियत का जोर जब चलता है तो बड़े बड़े जर्नैल, राजे, महाराजे, कमांडर वक्त के दबीज पर्दे में गुम हो जाते हैं। और यही तारीख जब किसी पर मेहरबान होती है तो अनारकली जैसे किरदार के जिनके वजूद पर भी अक्सर तारीख दानों को शक है, वो भी अमर हो जाते हैं। हमने तारीख के ऐसे ही गुमनाम किरदारों से गर्द हटाने की कोशिश की है जिन्होंने अपनी फहमो फिरासत और दलेरी के बायस अपने अपने दौर में कभी न मिटने वाले नकूश छोड़े। सरदार बैरम खान हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत का एक ऐसा ही गुमनाम किरदार है। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथों इब्राहिम लोदी की शिकस्त के बाद पड़ी थी और ज़हीरुद्दीन बाबर ही मुगलिया सल्तनत का बानी तस्लीम किया जाता है। मगर मुगलिया सल्तनत की तारीख में एक ऐसा दौर भी आया था जब उसका वजूद हिंदुस्तान से खत्म होता नजर आ रहा था। ऐसे में सरदार बैरम खान वो किरदार है जिसकी दलेरी, फहमो फिरासत और सिपा सालाराना सलाहियतों ने मुगलिया सल्तनत को वो मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद फराहम की कि आने वाली कई सदियों तक के लिए मुगलिया सल्तनत मामून और महफूज होगी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ज़हीरुद्दीन बाबर इस लिहाज से बड़ा बदकिस्मत था कि हिंदुस्तान के तख्त पर वो सिर्फ 5 साल ही हुकूमत कर सका और 1530 में एक ड्रामाई अंदाज में उसकी मौत वाक़ई हो गई। नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त नशीन हुआ और मुगल सल्तनत में बिरादराना कशमकश शुरू हुई। नतीजतन मुगल तख्त पर अफगान सरदार शेर शाह सूरी काबिज हो गया और हुमायूं को हिंदुस्तान से फरार होना पड़ा। शेर शाह सूरी को भी हिंदुस्तान का तख्त चंद साल के लिए ही नसीब हुआ और चंद साल ही में वो वफात पा गया। शेर शाह सूरी के जानशीन नाअहल साबित हुए और तख्त के लिए आपस में लड़ाइयां शुरू कर दी, जिससे हिंदुस्तान दोबारा फतह करने का मौका हुमायूं को मिल गया और उसने सूरी खानदान से एक के बाद एक इलाके वापस लेने शुरू कर दिए। सरदार बैरम खान मुगल फौज में उसी दौरान शामिल हुआ। वो एक ईरानी ताले आजमा था। मैदान जंग में बैरम खान की दलेरी और बहादुरी को जल्द ही हुमायूं की निगाहों ने भांप लिया। बैरम खान हुमायूं के मुकर्रबीन में शामिल हो गया और फिर एक दिन हुमायूं ने बैरम खान को शहजादा अकबर का अतालीक मुकर्रर कर दिया। अब सरदार बैरम खान वली अहद शहजादा अकबर का निगरान था। उसने अकबर को अमूरे सल्तनत समझाना शुरू कर दिए। अभी बैरम खान को अकबर का अतालीक मुकर्रर हुए चंद ही दिन हुए थे कि हुमायूं का एक हादसे में इंतकाल हो गया। यह वक्त मुगलिया सल्तनत के लिए निहायत कड़ा था। शेर शाह सूरी के जानशीन अगरचे शिकस्त खोरदा थे मगर मौजूद थे। बैरम खान ने हुमायूं की वफात की खबर मिलते ही 13 साला मुगल शहजादे की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। ये इकदाम बिलाशुबा बैरम खान की मुगलिया खानदान से वफादारी का ऐन सबूत था, मगर अफसोस इस वफादारी का सिला उसे न मिल सका। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अकबर के तख्त नशीन होते ही मुगलिया सल्तनत के दुश्मनों ने कमर कस ली। वो समझ रहे थे कि मुगलिया सल्तनत अब चिरागे सहरी है जिसे बादे मुखालिफ का एक ही झोंका आसानी से बुझा सकता है। हिंदुस्तान के वो शिकस्त खोरदा हुक्मरान जो काबुल और कंधार से लेकर दिल्ली और आगरा तक हुमायूं से मार खाकर हिंदुस्तान से फरार की राहें तलाश कर रहे थे, उनकी हिम्मतें अचानक बढ़ गईं। नौमर अकबर के बादशाह बनते ही अफगानिस्तान और हिंदुस्तान में एक साथ बगावतें बर्पा हो गईं। सुलेमान, शाह अबुल मुआली, सिकंदर शाह सूरी, अहमद शाह आदिल, गर्ज हर तरफ बगावतें और शोरशें नजर आने लगी। ऐसे में अमली तौर पर मुगल सल्तनत की ज़मामे इक्तिदार बैरम खान ने संभाल ली। अब वो वज़ीर आज़म, सिपा सालार, अतालीक सब कुछ था। नौमर बादशाह अकबर हर मामले में बैरम खान के मशवरे का मोहताज था। वो बैरम खान को खान बाबा के नाम से याद करता था। बैरम खान एक लायक सिपा सालार और मुशीर था। उसने अपनी दलेरी और तदब्बुर को काम में लाते हुए एक एक करके बगावतों पर काबू पाना शुरू किया। इन शोरशों और बगावतों में सबसे अहम और खतरनाक शोरिश हीमू बकाल की थी। हीमू बकाल सूरी खानदान के आखिरी हुक्मरान अहमद शाह आदिल का वजीर आजम और सिपा सालार था। उसने 1000 हाथी और 50,000 घुड़सवार के लश्कर जरार से मुगल सल्तनत के एक अहम मरकज आगरा पर हमला कर दिया।
आगरे में मुगल पसपा हो गए और मुगल लश्कर दिल्ली चला गया। मुगल लश्कर के ताकुब में हिमू बकाल दिल्ली पहुंच गया। मुगल वहां भी पसपा हो गए। अब मुगलों के ताकुब में हिमू बकाल ने पंजाब का रुख किया, जहां 9 उमर अकबर मुगल सल्तनत की बका की जंग लड़ रहा था। हिमू बकाल की आमद की खबर सुनकर घबरा गया। कई उमराए सल्तनत ने उसे मशवरा दिया कि इस वक्त हिंदुस्तान से भागकर काबुल चले जाना चाहिए और फिर नई तैयारियां करके हिंदुस्तान वापस आएंगे। अगर उस वक्त अकबर हिंदुस्तान से फरार हो जाता तो शायद हिंदुस्तान में मुगल दोबारा इक्तदार हासिल न कर पाते। नाज़रीन ग्रामी, उस मौके पर बैरम खान का दलेर और जंगजुआना किरदार नजर आता है। उसने फरार की तजवीज रद्द करते हुए कहा, बादशाह तो अभी बच्चा है, तारीख इसे तो माफ कर देगी, मगर हमारे मुंह पर शिकस्त की स्याही गिर जाएगी। हम मर जाएंगे या फतह हासिल कर लेंगे। यह सुनकर अकबर ने ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, मगर हिंदुस्तान से वापस नहीं जाएंगे। खान बाबा दुरुस्त कहते हैं। पानीपत के तारीखी मैदान में जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी, आज उसी मैदान में मुगल सल्तनत की बका के लिए बैरम खान की सरबराही में मुगल लश्कर हैमो बकाल से बरसरे पेकार था। बैरम खान ने कमाल बहादुरी के साथ मैदान जंग के मुरवजा असूलों पर दलेराना अंदाज में अमल करते हुए हिमू बकाल को शिकस्त से दोचार कर दिया। हिमू बकाल जख्मी हालत में मुगल दरबार में पेश हुआ। बैरम खान ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। इस फतह के अगले दिन अकबर फातिहाना अंदाज में दिल्ली में दाखिल हुआ। अकबर की यह फतह बिलाशुबा बैरम खान की कायदाना सलाहियतों की मरहून मिन्नत थी और इसी फतह से बैरम खान हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का वजूद बरकरार रखने में कामयाब रहा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बैरम खान ने बगावतों पर काबू पाना शुरू कर दिया। पंजाब के कई इलाके आगरा, पिशावर और ओद दोबारा मुगल राज में शामिल हो गए। अकबर ने आगरा को दारुल सल्तनत करार दिया और बैरम खान की मशावरत से उमराए सल्तनत को जिम्मेदारियां और जागीरें अता करना शुरू कर दी। नाज़रीन ग्रामी, बैरम खान को मुगलिया सल्तनत में अहम शख्सियत समझा जाने लगा था। अकबर के बेशतर फैसलों में बैरम खान की रजामंदी शामिल होती थी। बैरम खान को मुगल सल्तनत में गैर मामूली इख्तियारात हासिल हुए। अब जहां बैरम खान की ताकत में इजाफा हुआ, वहां उसके दुश्मनों में भी इजाफा होना शुरू हो गया। ये कोशिश शुरू हो गई कि किसी तरह बैरम खान को अकबर की नजरों से गिराया जा सके। इन साजिशी अनासिर में अहम नाम महामंगा का आता है। ये औरत बचपन में अकबर की आया के फराइज अंजाम देती रही, इसलिए अकबर को उससे एक खास निस्बत और मोहब्बत थी। महामंगा की ख्वाहिश थी कि अकबर का निकाह मिर्जा कामरान के खानदान में हो। मिर्जा कामरान हुमायूं का भाई था और बाबर के बाद तख्त नशीनी पर मिर्जा कामरान और हुमायूं की कई लड़ाइयां हुई थी। मिर्जा कामरान पर काबू पाने के बाद हुमायूं ने उसे अंधा कर दिया था। बैरम खान दुश्मन खानदान में निकाह का शदीद मुखालिफ था। महामंगा अकबर पर से बैरम खान के असरात कम करना चाहती थी। इन दोनों में कशमकश शुरू हो गई और निकाह के मामले में महामंगा का पलड़ा भारी रहा और बैरम खान की मुखालफत के बावजूद अकबर ने मिर्जा कामरान के खानदान में निकाह कर ली। अब महामंगा ने कुछ उमराए सल्तनत अपने साथ मिला लिए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मिलकर अकबर के कान भरना शुरू कर दिए। उन्होंने अकबर को यह एहसास दिलाना शुरू कर दिया कि बैरम खान का इक्तदार मुगल दरबार के लिए खतरनाक होता जा रहा है और यह कि बैरम खान किसी भी वक्त अकबर को माजूल करके मुगल सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी दौरान बैरम खान के हुक्म से 2 उमराए सल्तनत मिर्जा तर्दी बेग और मसाहिब बेग को कत्ल कर दिया गया। बैरम खान के इस इकदाम से उसके मुखालफीन को मौका मिल गया और उन्होंने अकबर को यह बावर कराया कि बैरम खान मुगलिया सल्तनत के वफादार उमरा को खत्म करके अपने इक्तदार की राह हमवार कर रहा है। दूसरी जानिब हाथियों वाला वाक़या रूनुमा हो गया। इस वाक़े की तफसील कुछ यूं है कि हाथियों के तमाशे में कुछ हाथी बेकाबू हो गए और इस कैफियत में उन्होंने बैरम खान के खैमों को नुकसान पहुंचा दिया। इस पर बैरम खान चिरागपा हो गया और उसने फील बानों को कत्ल करवा दिया। साथी उमरा ने बादशाह से कहा कि शाही फील बानों को कत्ल करके बैरम खान ने दीदा और दानिस्ता बादशाह की तौहीन की है। इसी तरह के और भी कई छोटे छोटे वाकयात पेश आते रहे और बैरम खान के मुखालफीन के जिनमें महामंगा सरे फहरिस्त थी अकबर को उसके खिलाफ उकसाते रहे। यहां तक कि अकबर बैरम खान से मुतनफ्फिर हो गया और उससे छुटकारा हासिल करने के बारे में सोचने लगा। और फिर एक दिन जब बैरम खान दारुल सल्तनत से दूर था,
اکبر نے شاہی فرمان کے ذریعے اسے معزول کرتے ہوئے امور سلطنت خود سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت اکبر بادشاہ کی عمر 18 برس تھی۔ بیرم خان کو اکبر کے اس شاہی فرمان کا علم ہوا تو وہ بڑا سٹ پٹایا اور اس نے اکبر کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ وہ چاہتا تھا کہ ملاقات کر کے اکبر کے دل کو اپنے لیے صاف کرنے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر مہامنگا پھر سے سامنے آ گئی اور اکبر کو بیرم خان سے ملنے سے روک دیا اور کہا کہ اس ملاقات میں اکبر کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہر طرف سے مایوس ہو کر بیرم خان نے کچھ دوستوں سے مدد لینے کی خاطر پنجاب کا رخ کیا۔ اکبر پہلے ہی محتاط تھا۔ اس نے بیرم خان کو روکنے کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا۔ گجرات کے مقام پر مغلیہ سلطنت کے اس عظیم معمار کا آخر کار مغل لشکر سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس مارکے میں بیرم خان نے شکست کھائی اور دربار اکبری میں پیش کیا گیا۔ دربار میں اکبر نے بیرم خان کو بڑی عزت دی اور اس طرح پیش آیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آخر میں اکبر نے بیرم خان کو بغرض عبادت حجاز مقدس کا سفر کرنے کا مشورہ دیا۔ اس زمانے میں حجاز کا سفر نہایت دشوار اور طویل تھا۔ اس سفر میں عازمین حج کو لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بھی اندیشہ رہتا تھا۔ عازمین حج کا سفر حج سے پہلے کہا سنا معاف کروانا اسی زمانے میں پڑا۔ بادشاہ وقت جب کسی امیر یا مصائب سے حد درجہ ناراض ہوتا یا اس سے شدید خطرہ لاحق ہوتا تو بادشاہ اس امیر کو سفر حجاز پر جانے کا کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بادشاہ اس شخص کو اپنی سلطنت کے کسی گوشے میں بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اکثر اوقات ایسے شخص کو قتل کر کے کسی جنگل بیابان میں پھینک دیا جاتا اور وہ دوران سفر ہی لاپتہ ہو جاتا۔ ایسا ہی کچھ بیرم خان کے ساتھ بھی ہوا۔ سفر حجاز کے دوران ایک شخص مبارک خان اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ ایک روایت کے مطابق بیرم خان نے پانی پت کی لڑائی میں مبارک خان کے باپ کو قتل کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مبارک خان بیرم خان کا دشمن بن گیا۔ اب اسے موقع مل گیا اور راستے میں اس نے موقع پا کر بیرم خان کا قتل کر کے اس کے تمام اسباب اور مال و دولت لوٹ لی۔ بیرم خان کے بیٹے عبد الرحیم خان اور بیوہ سلیمہ بیگم کو دربار اکبری میں پیش کیا گیا۔ اکبر نے سلیمہ بیگم سے نکاح کر لیا اور اس کے بیٹے کو کفالت میں لے لیا۔ یوں سلطنت کا یہ عظیم معمار ایک سازشی عورت اور چند امراء کی بھینٹ چڑھ کر ختم ہو گیا۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔